सबसे पहले ये जानकारी हम तक पहुंचाई है गगन अरोड़ा ने। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पद को समझते हैं, राज्यपाल। ये कौन होते हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं और आखिर क्यों ये पद अक्सर विवादों में घिरा रहता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, किसी भी भारतीय राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर असल में किसके हाथ में होती है? ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे, मुख्यमंत्री। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि संवैधानिक रूप से ये शक्ति चुने हुए मुख्यमंत्री के पास नहीं होती, बल्कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल के पास होती है। और बस यहीं से हमारी आज की पूरी चर्चा शुरू होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राज्यपाल की भूमिका की संवैधानिक नींव क्या है। आखिर हमारा संविधान इस पद के बारे में कहता क्या है? संविधान के हिसाब से देखें तो राज्यपाल को राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख मतलब नॉमिनल हेड माना जाता है। आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और आर्टिकल 156 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो फिर इस पद के लिए कौन योग्य है? देखिए, आर्टिकल 157 और 158 में कुछ सीधी सीधी शर्तें हैं। वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 साल हो और वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। साथ ही वो किसी और लाभ के पद पर भी नहीं हो सकता। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पद को इतना पावरफुल बनाती है, वो है राज्यपाल की शक्तियां। इन्हें हम मोटे तौर पर 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये 5 तरह की पावर्स हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल और सबसे इंटरेस्टिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियां। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। राज्यपाल ही हैं जो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इनकी सबसे पावरफुल और सच कहूं तो सबसे कंट्रोवर्शियल पावर है आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करने की शक्ति। अब बात करते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया की, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्यपाल ही विधानसभा का सेशन बुलाते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। और ये तो सब जानते हैं कि कोई भी बिल इनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। वो बिल को मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। पैसों के मामले में भी गवर्नर का रोल बहुत बड़ा है। राज्य का जो सालाना बजट होता है वो इनकी अनुमति से ही पेश होता है और कोई भी मनी बिल इनकी सिफारिश के बिना विधानसभा में नहीं लाया जा सकता। जुडिशियल पावर्स की बात करें तो राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत मिली किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। बस एक चीज है, वो मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। और अब आती है सबसे दिलचस्प पावर, डिस्क्रेशनरी पावर। ये वो एरिया है जहां गवर्नर अपनी मर्जी से मतलब बिना कैबिनेट की सलाह के काम कर सकते हैं। ये शक्ति सबसे ज्यादा तब दिखती है जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। अब ऐसा नहीं है कि ये पावर्स अनलिमिटेड हैं। समय के साथ साथ इन पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ संशोधनों और कोर्ट के फैसलों ने इस भूमिका को एक आकार दिया है। कुछ बड़े बदलावों को देखें तो 1956 में 7th अमेंडमेंट आया, जिसने कहा कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है। फिर 76 में 42nd अमेंडमेंट ने डिस्क्रेशनरी पावर्स को कम करने की कोशिश की और 78 में 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 356 के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कुछ सेफगार्ड्स जोड़े। और हाल ही में 2020 में 104th अमेंडमेंट ने एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेट करने की शक्ति भी खत्म कर दी। और फिर आया एक लैंडमार्क जजमेंट 1994 का SR बोम्मई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट्स रूल ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए ठोस कारण होने चाहिए। ये फैसला गवर्नर की शक्ति पर एक बहुत बड़ा चेक है। तो अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और पॉलिटिकल रियलिटी आपस में टकराती हैं और अक्सर विवाद खड़े होते हैं। ये कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों नॉमिनल हेड्स हैं, पर मजे की बात यह है कि एक अपॉइंटेड गवर्नर के पास एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट से ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं
और यहीं से अक्सर फ्रिक्शन शुरू होता है। तो ये टकराव होता कहाँ है? अक्सर इन मुद्दों पर, जैसे विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देने में देरी करना, प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश कर देना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करना और राज्य के जरूरी बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज देना। इन कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करने के लिए कई कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। जैसे 1983 में सरकारिया कमीशन ने कहा था कि राज्यपाल को नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, और 2010 में पुंची कमीशन ने सुझाव दिया कि उनका 5 साल का टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए ताकि वो राजनीतिक दबाव में ना आए। तो इन सब शक्तियों, सीमाओं और विवादों को समझने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी और हमेशा बने रहने वाले सवाल पर आके रुकते हैं। और सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या एक ही इंसान एक ही वक्त में केंद्र सरकार का एक एजेंट और एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख दोनों भूमिकाएं अनबायस्ड होकर निभा सकता है? ये वो सवाल है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के दिल में बसा